हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और निरोग होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम्स 17 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले हैं और आपकी विज्ञान की परीक्षा 18 फरवरी 2022 को होने वाली है। इस लिहाज से आपका स्वस्थ और निरोग रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको चाहिए संतुलित आहार और श्वास लेने के लिए शुद्ध और स्वच्छ वातावरण। संतुलित आहार आपके लिए कितना जरूरी है ये हमने जैव प्रक्रम पोषण चैप्टर में इसकी स्टडी कर ली है और शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण आपके लिए कितना जरूरी है वह आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि श्वास लेने के लिए आपको शुद्ध और स्वच्छ वातावरण मिलेगी तो आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा जो आपके फेफड़ों को यानी कि लंग्स को स्वस्थ रखेंगे। हमारे लंग्स प्रॉपर वे में कार्य करें इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे फेफड़ों को मिलती रहे और हो सके तो इसके लिए आप योगाभ्यास का प्रयास करें। योगाभ्यास से आपके अंदर प्राणवायु का संचार होगा और यह आपके शरीर एवं मस्तिष्क की विभिन्न कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता रहेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसी से रिलेटेड टॉपिक श्वसन के बारे में। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने सीखा कि जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होती है। हम भोज्य पदार्थ के रूप में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वह जटिल रूप में होता है यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और हमारा बॉडी उसे उसी फॉर्म में अवशोषित नहीं कर पाता। इसके लिए क्या करते हैं, इसलिए भोज्य पदार्थों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि हमारा बॉडी उसे आसानी से अवशोषित कर सके और इनका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जा सके। बचे हुए भोज्य पदार्थ का उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है और इसके लिए भोजन अणुओं का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण किया जाता है। भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बच्चों, जिस ऊर्जा का उपयोग कर हम अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं जैसे खेलना कूदना, आपका पढ़ना लिखना, जो भी काम आप करते हैं वह उन्हीं ऊर्जा के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आइए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। बच्चों, अब श्वसन की परिभाषा देख लेते हैं। श्वसन की परिभाषा क्या कहती है? श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण कर इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में किया जाता है। इसके फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा होती है। यानी वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और इस ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज, कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। वातावरण से जो ऑक्सीजन प्राप्त किए गए उसका उपयोग इसी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में किया जाता है और यह सारी प्रोसेस विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में होता है और इसके फलस्वरूप बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी इस पूरी प्रोसेस में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उपोत्पाद या सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। नोट क्या कह रहा है? बृहत रूप में, इसे ऐसे लिखते हैं। बृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। बृहत रूप में क्या कह सकते हैं कि श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी श्वसन का मेन उद्देश्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन कर। श्वसन की प्रक्रिया ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः ग्लूकोज या कभी कभी वसा या विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल का विखंडन जिसे ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन कहते हैं किया जाता है जिससे इनके बंधन यानी बॉन्ड टूटते हैं और इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा जिसे इंग्लिश में केमिकल एनर्जी कहते हैं मुक्त होती है। यानी ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या करते हैं? कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ जो कि सामान्यतः ग्लूकोज के फॉर्म में रहते हैं इनका विखंडन किया जाता है या कभी कभी वसा या विशेष परिस्थिति में
एमिनो अम्ल का विखंडन किया जाता है, जिसके दौरान इनके जो बॉन्ड्स होते हैं यानी बंधन होते हैं, यानी ग्लूकोज, वसा या एमिनो एसिड के जो अणु आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं, यानी इनके जो बॉन्ड्स होते हैं आपस में इस तरह से वो बॉन्ड्स टूटते हैं, उनमें निहित ऊर्जा जो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है वह रिलीज होती है। और वह जो ऊर्जा रिलीज होती है यह ऊर्जा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। यानी ग्लूकोज, वसा या एमिनो एसिड के जब बॉन्ड टूटते हैं तो उनमें निहित ऊर्जा रिलीज होती है और यह ऊर्जा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। अब जानते हैं एटीपी के बारे में। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सल कैरियर कहते हैं। एटीपी के बारे में अगर आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाए तो आप इस तरह से एटीपी के बारे में 4-5 लाइनें हैं जो मैं बता रही हूँ, उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। अब आप जानना चाहोगे कि इसे जैव ऊर्जा क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर यह है कि इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है, इसीलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन यानी सेलुलर फ्यूल भी कहा जाता है। हमारे शरीर में जीवित कोशिकाओं में एटीपी के उत्पादन के लिए ज्यादातर ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन यानी सेलुलर फ्यूल भी कहा जाता है। ग्लूकोज के अलावे वसा और एमिनो एसिड का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन उसका उपयोग कम किया जाता है। मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, ग्लूकोज का। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि सेलुलर फ्यूल यानी कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर ग्लूकोज होगा। आप उस समय कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए वसा और एमिनो एसिड का भी उपयोग किया जाता है। बच्चों, ऊर्जा के उत्पादन के लिए वसा और एमिनो एसिड का उपयोग किया जाता है, लेकिन मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है इस पर ध्यान देंगे। मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, इसीलिए कोशिकीय ईंधन के रूप में किसे जानते हैं, ग्लूकोज को जानते हैं। श्वसन क्रिया को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया जाता है। यह समीकरण क्या है, C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन और प्रोडक्ट क्या बनते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। इसे मैं अच्छी तरह से लिख देती हूँ, C6H12O6 यह है ग्लूकोज और इसी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है, प्लस 6 अणु ऑक्सीजन के लेंगे 6O2 और विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनते हैं, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 6 अणु जल H2O प्लस ऊर्जा। इसी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया। तो इस रिएक्शन को, यह जो ऊपर रिएक्शन है, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी 6 अणु ऑक्सीजन के और विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में जब यह ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनते हैं, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 6CO2 प्लस 6H2O यानी 6 अणु जल के और ऊर्जा मुक्त होती है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण 2 परिस्थितियों में होता है। यह जो उपर्युक्त समीकरण आपने देखा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है और CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा मुक्त हो रही है, यह जो भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण है यह 2 परिस्थितियों में होता है। पहली परिस्थिति है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यह जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जिसे अवायवीय यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भोज्य अणुओं का यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा हो तब उसे क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन। और दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन यह है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे वायवीय कहते हैं यानी एरोबिक कहते हैं, दूसरी सिचुएशन क्या कहती है कि जब भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा हो तो उसे
वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी संपूर्ण कोशिकीय श्वसन की दो अवस्थाएं होती हैं, अवायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन। इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे अवायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें और क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, यानी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। और यह सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसका फर्स्ट स्टेप कोशिका द्रव्य में होता है और सेकेंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है और पायरुवेट का निर्माण होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, यह पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और CO2 प्लस जल का निर्माण करता है और बहुत सारी ऊर्जा भी मुक्त होती है, यानी इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक अणु ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से 36 ATP का निर्माण होता है, यानी इस पूरी प्रोसेस में 36 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। अब आते हैं अवायवीय श्वसन पर। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन नहीं होता, अपूर्ण उपचयन होता है, यानी इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज में निहित ऊर्जा का छोटा सा भाग रिलीज होता है और कुछ ऊर्जा पायरुवेट में ही संचित रह जाती है, जिसके कारण अत्यधिक ऊर्जा इससे मुक्त नहीं होती, जिसमें एथेनॉल लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और अवायवीय श्वसन में एथेनॉल यानी C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। अब हम लोग अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में विभेद के बारे में जानेंगे कि अवायवीय और वायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि अवायवीय श्वसन, इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नंबर सेकंड क्या है, इस श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और वायवीय श्वसन में क्या होता है, इस क्रिया का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होता है, यानी ग्लूकोज अणु कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में चेंज हो जाते हैं और फिर यह पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां पर इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नंबर थर्ड, इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, वायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज का। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें ऑक्सीकरण के पश्चात पायरुवेट किसमें टूटता है, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड। पायरुवेट किसका निर्माण करता है, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। वायवीय श्वसन में फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, यानी वायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। नंबर 5 में क्या है, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है और वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी वायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तब ग्लूकोज के सारे बॉन्ड्स टूटते हैं, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है उस पर एक नजर डालते हैं। ग्लूकोज जिसका सूत्र है C6H12O6 जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका आंशिक विखंडन होता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में और यह पायरुवेट का निर्माण करता है। पायरुवेट यानी C3H4O3। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुवेट प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। पायरुवेट यानी C3H4O3 पायरुवेट का अनुसूत्र है। चूंकि ग्लूकोज का आंशिक विखंडन हो रहा है तो ग्लूकोज के सारे बॉन्ड इसमें नहीं टूट रहे हैं, जिसके कारण पायरुवेट के बॉन्ड्स में कुछ ऊर्जा संचित रह जाती है और कुछ ऊर्जा रिलीज होती है। तो अब यह पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। आप इस कंडीशन पर विचार करें कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो रहा है
तब क्या होगा, इथेनॉल यानी C2H5OH का निर्माण होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। और यह किस में होता है, यह ईस्ट में होता है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो किण्वन है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, शॉर्ट नोट्स या ऑब्जेक्टिव में। फर्मेंटेशन यानी किण्वन क्या है, या शॉर्ट नोट्स में इसके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाएंगे या फिर इसके प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ लिए जाएंगे। तो इस प्रोसेस को आप अच्छी तरह से समझ लें। यानी पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यह क्रिया किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहलाती है और यह प्रक्रिया ईस्ट में देखी जाती है। ईस्ट इसका एग्जाम्पल है और इस प्रोसेस में कम ऊर्जा रिलीज होती है। आगे नजर डालते हैं दूसरी सिचुएशन पर, यानी ऑक्सीजन का अभाव। यानी पायरुवेट का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के अभाव में जब होता है, जब यह सिचुएशन रहती है, तब क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। तब लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह कहाँ होता है, ऐसी प्रोसेस हमारी पेशी कोशिकाओं में देखी जाती है। जब हम अत्यधिक एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर हम अधिक दौड़ते हैं, यानी हमारे मसल्स में ऐंठन होने लगती है। और यह क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिसके कारण दर्द या ऐंठन महसूस होती है। और यह स्थिति कब बनती है, ऑक्सीजन के अभाव में बनती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाओं में किस एसिड का जमाव हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है, लैक्टिक एसिड। यानी लैक्टिक एसिड के जमाव से हमारी पेशियों में ऐंठन या दर्द महसूस होता है। अब नजर डालते हैं सिचुएशन नंबर 3। यह सिचुएशन क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, और यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। और मैंने आपको पहले भी यह बात बताई है कि जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तब CO2 प्लस जल का निर्माण होता है और इस प्रोसेस में ग्लूकोज के सारे बॉन्ड्स टूटते हैं और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम लोग जानेंगे पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान यानी यह प्रोसेस शरीर के सतह के द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा होती है। विसरण क्रिया, अब आप विसरण क्रिया के बारे में जानना चाहते होंगे। विसरण क्रिया में गैसों का आदान प्रदान अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रोसेस के द्वारा हो रही है, विसरण यानी डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा हो रही है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, पुराने वृक्षों के कड़ी त्वचा पर स्थित वातरंध्रों एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। अक्सर जब मैं क्लासेस लेती हूँ और बच्चों से पूछती हूँ कि श्वसन क्रिया के लिए पौधे किस गैस को लेते हैं और किस गैस को छोड़ते हैं, तो अक्सर जवाब यह मिलता है कि CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह मिसकॉन्सेप्शन है बेटा। ऐसा सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में होता है कि पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन जब श्वसन की प्रक्रिया चल रही है तब हमारी तरह पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इज दैट क्लियर? पौधे ऑक्सीजन लेते हैं बिल्कुल हमारी तरह और हमारी तरह CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। और यह जो ऑक्सीजन की लेने की प्रक्रिया है यह कैसे होती है, यह पत्तियों में स्थित जो रंध्र होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं उसके द्वारा, या फिर पुराने वृक्षों की जो कड़ी छाल होती है उसमें स्थित वात रंध्र यानी लेंटिसेल्स कहते हैं उसके द्वारा होती है, एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा ऑक्सीजन पौधों के अंदर प्रवेश करते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच में स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जड़ों में जो मूल रोम यानी रूट हेयर्स पाए जाते हैं, इन्हीं मूल रोम यानी रूट हेयर से पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 को
बाहर मुक्त करते हैं। जो पौधे पुराने हो जाते हैं यानी जिनकी जड़ें पुरानी हो जाती हैं, उनमें ऐसे रूट हेयर्स यानी मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। ऐसे पौधों में जो वृक्ष की छाल होती है उसमें वात रंध्र प्रेजेंट होते हैं और पौधे इन्हीं वात रंध्र के जरिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और जलीय पौधों में विसरण की क्रिया के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। यह एक ध्यान देने वाली बात है कि जलीय पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तो विसरण क्रिया के द्वारा जलीय पौधों में भी गैसों का आदान प्रदान होता है। बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ। श्वसन क्रिया के दौरान जो पौधे CO2 गैस निष्कासित करते हैं वह दिन में तो यूटिलाइज हो जाता है, यानी दिन में पौधे उसी CO2 को उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपने भोजन का निर्माण करते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त कर देते हैं। लेकिन जब रात होती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण श्वसन की क्रिया में मुक्त CO2 इन्हीं रंध्रों के जरिए बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है किसी पेड़ के नीचे रात्रि में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब आप रात्रि में किसी पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं तो वहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि पौधे श्वसन की क्रिया के दौरान CO2 निष्कासित कर रहे हैं, जिससे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर बढ़ चुका है। लेकिन इसके विपरीत दिन में क्या होता है, जब श्वसन क्रिया के पश्चात पौधे CO2 गैस मुक्त करते हैं तो दिन में यही CO2 पौधे यूज कर लेते हैं अपने भोजन निर्माण के लिए और फिर बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन रात में सिर्फ श्वसन की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण पेड़ के नीचे आसपास वातावरण में CO2 गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। या किस प्रकार से जंतुओं की श्वसन क्रिया से भिन्न है। पॉइंट नंबर 1, पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जंतुओं में श्वसन अंग होते हैं और श्वसन अंग बहुत विकसित होते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था पौधों में नहीं है। लेकिन पौधों में शरीर की सतह के द्वारा डिफ्यूजन क्रिया के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया होती है और इसके लिए पौधे के प्रत्येक भाग में श्वसन की क्रिया होती है। जड़, तना तथा पत्तियों में हर जगह अलग अलग श्वसन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता। यानी पौधों में क्या है, श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता, क्योंकि पौधों में अलग अलग भाग में यानी जड़, तना एवं पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है, इसलिए परिवहन की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3 क्या है, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। यानी जंतुओं में श्वसन की गति तेज होती है, लेकिन पौधों में अपेक्षाकृत श्वसन की गति धीमी होती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना श्वसन की परिभाषा, श्वसन की 2 भिन्न भिन्न अवस्थाएं, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन के बारे में। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर को भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने जाना कि पौधों में श्वसन किस प्रकार से होती है और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होती है, यानी निम्न श्रेणी के जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होती है और मानव में श्वसन की क्या प्रक्रिया है। यह सब अगले वीडियो में, इन सब की स्टडी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ो, लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।